Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So, after completing the discussion regarding the transformer, distribution transformer, now we are moving to we're moving to another topic, that's called voltage drop and regularization. ठीक। अच्छा, अभी तक जो हमने एक सरसरी सी चीज़ें देखी थी वो थी ओवरऑल हमने ये देखा कि ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को डिटेल में उसकी तस्वीर वगैरह डिफरेंट टाइप्स की उनकी मैंने आपको वीडियोस भी दिखाई। आई होप कि आप लोगों को वो वहाँ से अच्छी खासी आइडिया हो गया होगा कि अब किस तरह एक प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर को किस तरह ये चीज़ें किया जाता है, उनमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, फिर हर इक्विपमेंट की उसकी रेटिंग के हिसाब से एक स्टैंडर्ड बने हुए हैं। सो यकीनन आप लोगों ने वो सारा एक वर्चुअल टूर समझो ने आप वो पूरा कर दिया। अब यहाँ पर एक जो ये न्यू टॉपिक तो नहीं है, मगर इससे कंसर्न एक ये है कि वोल्टेज ड्रॉप, एक्चुअली में वोल्टेज ड्रॉप है क्या? उससे पहले वोल्टेज ड्रॉप या रेगुलराइजेशन से पहले मैं आपको कुछ डिस्कस करते हैं वोल्टेज के हवाले से कि वोल्टेज क्या, कौन सा वोल्टेज किसको हम क्या क्या कहते हैं। उसके बाद फिर हम इस टॉपिक को मज़ीद डेप्थ में समझ सकते हैं। तो समझो कि डेफिनेशन है, उसमें से पहले वो हमने वोल्टेज कंसिडरेशन में लिया हुआ है नॉमिनल वोल्टेज। अच्छा, अब नॉमिनल वोल्टेज कौन सा है? दिस इज द वोल्टेज बाय व्हिच सिस्टम is designated, for example 122.08 223 80 240 415, मतलब जो एक जिससे ये वो वोल्टेज है जिससे एक सिस्टम को जाना जाता है। जिस तरह हमारे यहाँ कहते हैं ना नॉर्मली कि 220 वाला सिस्टम है, ये 120 वाला सिस्टम है, मतलब तो यूजुअली यही होता है 400 या 440 वोल्टेज का। तो ये कहलाते हैं नॉमिनल वोल्टेज। अच्छा, उसके बाद दूसरे होते हैं जो कहलाते हैं रेटेड वोल्टेज। अब रेटेड वोल्टेज क्या चीज़ है? रेटेड वोल्टेज ये वो वोल्टेज है जो कि किसी भी इक्विपमेंट पे की नेम प्लेट या उसके जो वोल्टेज उसकी नेम प्लेट पे लिखा होता है, और ये वो वोल्टेज होता है जिस पे कोई भी इक्विपमेंट आपका बनाया जाता है ताकि उस वोल्टेज पे वो ऑप्टिमल काम करता है। जिस तरह अक्सर आपने लोगों ने सोचा देखा होगा कि रेटेड पावर ऑफ मोटर फला इतना, इसका मतलब है कि उस उतनी पावर उसको चाहिए होगी उसको प्रॉपर ऑप्टिमम परफॉर्म करने के लिए। सिमिलरली वो अब वो पावर या तो करंट या वोल्टेज से आता है, तो उसमें करंट या वोल्टेज एग्जैक्टली, तो उसमें आपके पास जो वोल्टेज है वो जब डिज़ाइन किया जाता है तो वो किसी न किसी वोल्टेज को मतलब एक हिसाब से ऑप्टिमाइज वे में बनाया जाता है कि उस वोल्टेज पे अगर वो इक्विपमेंट चलेगा तो वो प्रॉपर चलेगा। जैसे कि हमारे नॉर्मली जो वोल्टेजेस होते हैं जिस पे इक्विपमेंट बनाए जाते हैं हमारे एरिया में एशियन साइड पे वो होते हैं 220 या 230 के हिसाब से बनाए जाते हैं आरएमएस वैल्यू पे। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं जो रेटेड वोल्टेज जो कि नेम प्लेट पे होते हैं। ठीक है, किसी भी इक्विपमेंट में जिस तरह अक्सर हम देखते हैं ना कि आप जो एक चार्जर देख लें उसमें भी लिखा होता है कि 5 वोल्ट 3 एम्पेयर एंड सो ऑन। और ये एसी और डीसी दोनों में होते हैं, मगर ये दोनों चीज़ें एक चीज़ लिखी होती है और आप कभी भी अपने इक्विपमेंट इस तरह चेक करेंगे ना तो अक्सर ये लिखा होता है, इसको कहते हैं रेटेड वोल्टेज। अच्छा, अच्छा, दूसरे जो है आपके सामने एक टर्म है सर्विस वोल्टेज। ठीक है, ये वो वोल्टेज होता है जिसको हम कहते हैं कि, एक मिनट में आप लोगों को समझाऊं। अच्छा, ये में पिक्चर्स वगैरह भी आ गए हैं, उसमें आप जिन लोगों को ये चीज़ ना और भी बेहतर समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी सर्विस वोल्टेज ये वो वोल्टेज होता है जिस वोल्टेज में इलेक्ट्रिकल सप्लाई, मतलब जो आपको मिसाल तौर के इलेक्ट्रो सप्लाई कर रही है, या आपको कोई और सब हमारे पास वो एक यही है कि इलेक्ट्रो यहाँ है इसको वगैरह यहाँ जो कुछ स्पेसिफिक 8-10 डिस्कोज होती हैं जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, वो जिस जिस पे वो जो सप्लाई है
और कंज्यूमर, जिसको यूजर कहते हैं, कनेक्ट इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो वोल्टेज को हम कहते हैं सर्विस वोल्टेज। ठीक है। अच्छा, मतलब ये यूजुअली कौन सा वोल्टेज होता है कि जो एक मीटर पे वोल्टेज आ रहा होता है ना, इसको हम सर्विस वोल्टेज कहते हैं। ठीक है। मेंटेनिंग एन एक्सेप्टेबल वोल्टेज एट सर्विस इंटरेस्ट इज द यूटिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक खास एक्सेप्टेबल लेवल तक उसको तक कंज्यूमर तक पहुंचाना उस सप्लायर का काम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि इलेक्ट्रिक का काम है कि आपको 220 तक प्रोवाइड करे। कभी कभी आप लोगों ने कभी शायद एक्सपीरियंस किया हो कि जिस तरह हम एक बार यूज करते हैं डिम लाइट। तो डिम लाइट एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में ये आपके पास जो वोल्टेज, जो मेन वोल्टेज जो होते हैं ना, जो 220 जिस पे ऑप्टिमम आपके कमर्स चलते हैं, उससे कम रेट पे ये वोल्टेज होता है। ठीक है। तो ये जो आपके पास हो गया। सो अच्छा, एक होता है यूटिलाइजेशन वोल्टेज। दिस इज द वोल्टेज एट द लाइन टर्मिनस ऑफ द यूटिलाइजेशन इक्विपमेंट। अच्छा, ये अब इन चीज़ों का ना ये अभी शायद मिक्स हो रही है, एक आपको आहिस्ता क्लियर होती जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी तक ये समझ लें, ये वो वोल्टेज होता है जो एक्चुअली में जो इक्विपमेंट, मिसाल दो आपके क्या कहते हैं कि फ्रिज चल रही है घर में, तो फ्रिज पर एक्चुअली वोल्टेज जो आ रहा है ना, वो हम कहेंगे उसके टर्मिनल्स पर आ रहा है, उसको हम कहेंगे यूटिलाइजेशन वोल्टेज। अच्छा, usually it is less than the service voltage by the amount of voltage drop in the facility from the serviceman to the utilization point। अच्छा, अब ये होता है क्या, जैसा मीटर से फॉर सपोज यहाँ सप्लायर ने अपनी जनरेशन तो मैं बहुत आगे कह रहा हूँ, मतलब जो आपके पास सप्लायर जो वोल्टेज दे रहा है उससे यूजुअली भी कम होता है वोल्टेज। ठीक है। इट इज लेस देन द सर्विस वोल्टेज, जिस तरह हमने सर्विस वोल्टेज को अभी डिस्क्राइब किया कि वो कौन सा वोल्टेज होता है जो एक्चुअल में आपको जो के इलेक्ट्रिक वगैरह हैं सब प्रोवाइड कर होते हैं। अब वो वोल्टेज और दूसरा जो इक्विपमेंट के पास जो आपके एक्चुअल में टर्मिनल पे एग्जिट आ रहा होता है, वो उसको यूटिलाइजेशन, इसके दरमियान जो होता है ना, ये हमेशा उससे कम ही होता है यूटिलाइजेशन वोल्टेज। समझोगे कि कुछ ना कुछ ड्रॉप होता है वोल्टेज। दिस वोल्टेज इज द फैसिलिटी रिस्पॉन्सिबल, ये उस ठीक है। और ये जो वोल्टेज जो होता है आपके पास फैसिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये है कि आपके जो इक्विपमेंट वगैरह जो होता है, जो उस पे जो वोल्टेज है या जो आप कनेक्ट कर रहे हैं, ये इसकी जिम्मेवारी पे आता है। अच्छा, द इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर शुड डिजाइन इक्विपमेंट व्हिच ऑपरेट्स सैटिस्फैक्टरी विद द स्पेसिफाइड लिमिट्स। अच्छा, ऑपरेटर को जो इक्विपमेंट बनाता है, मिसाल फ्रिज वगैरह जिसने बनाई है, उसको ऐसा बनाने मतलब वो बनाना चाहिए कि वो विद इन दी मैनेजेबल लेवल पे उसको यूज ऑपरेट कर सकते। जैसे कि मिसाल हमारे पास 220 से लेके 230 या 200 तक उसको ऑपरेट करवा सके, या 210 से लेके 230 तक फॉर सपोज, तो इक्विपमेंट में कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए। जिस तरह आजकल आप लोगों ने शायद एक चीज़ सुनी हो कि स्टेबलाइजर पहले यूज होते थे फ्रिज के साथ, आजकल ऐसी फ्रिज आ रही हैं जो स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी जो ऑपरेटेबल रेंज है ना, वो 160 वोल्ट से मतलब वो आता है, और वो टू वोल्ट समथिंग, मतलब जो भी है उस पे अच्छी खासी उसकी रेंज है। तो ये उसकी ऑपरेटेबल रेंज है, मतलब 160 वोल्ट पे भी वो फ्रिज आपकी एक नॉर्मल जो रेटिंग पे काम कर रही होगी। तो ये जो होता है ना, इसको हम कहते हैं रेंज आप जिस पे कर रहा हो, तो वो एक स्पेसिफिक लिमिट जो हो उसमें सेटिस्फैक्ट्री काम करे, वो लिमिट जो होती है वो आपके जो मैन्युफैक्चरर को काम होता है। These limits allow for some voltage drop within a facility, so service voltage required are tighter than the utilization requirement। ठीक है। अच्छा, यूजुअली ये वोल्टेज ड्रॉप जो आपके पास विद इन द फैसिलिटी, मतलब जो घर वगैरह हैं जहाँ पे भी आप कंज्यूम यूज कर रहे हैं, सो सर्विस वोल्टेज रिक्वायरमेंट्स आर टाइटर देन द यूटिलाइजेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो आपके पास जो क्या कहते हैं कि इस हवाले से जब इक्विपमेंट की जो रेंज होती है ना, फॉर एग्जाम्पल इक्विपमेंट की रेंज ये है कि वो ±5% पे की रेंज के अंदर ऑपरेट कर सकता है, तो सर्विस मैन को कोशिश करनी है कि उसी के
अंदर ही, अगर उससे कम या ज़्यादा होगा तो वो आपका इक्विपमेंट खराब हो जाएगा। ऐसे ही एक मिसाल तौर आपको ये के इलेक्ट्रिक दे रहा है और आपका ये घर है, यहाँ पे लगाई हुई है आप लोगों ने एक फ्रिज लगाई हुई है, ठीक है भाई, फ्रिज लगाई है के इलेक्ट्रिक, यहाँ से आपको सब प्रॉपर। अब इसका जो सर्विस मैन फॉर सपोज अभी आपके पास आ जाए 240, और आपकी जो फ्रिज है वो 235 तक मैक्सिमम चलती है, तो क्या हुआ कि आपके पास जो विद इन की रेंज से ज़्यादा हो गया, आप फ्रिज जल सकती है। ये मैं सपोज कर रहा हूँ, ये इसमें स्टेबलाइजर वगैरह हैं, वो बाकी चीज़ें होती हैं फ्रिज में। अब क्या हुआ, तो ये जो ऑपरेटेबल रेंज जो होगी ना, वो जितनी रेंज होगी उससे कम आपके पास सप्लायर के पास जो है ना, वो क्या कहते हैं कि रेंज होनी चाहिए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से उसको इक्विपमेंट वगैरह सब उसके जो यूज़र के खराब ना हो। ठीक, ये सारी चीज़ें एक तस्वीर से समझते हैं हम। ठीक है, यहाँ से बात बहुत क्लियर होगी। अच्छा, अब ये नॉमिनल वोल्टेज है, मिसाल एक सब स्टेशन पे जो आपका सिस्टम का जो वोल्टेज है, इसको हम कहते हैं ऊपर। अब सब स्टेशन से जो वोल्टेज आ रहा है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन या यूटिलिटी ग्रिड पे, और आके मीटर तक जो वोल्टेज पहुंचता है, इसको हम कहते हैं सर्विस वोल्टेज। और ये जो दोनों काम होते हैं यूटिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे ही समझो जैसे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप होता है, मगर वो क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, वो आपके पास के इलेक्ट्रिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा इन केस ऑफ कराची। ठीक है, अगर कोई और शहर होगा तो उसकी अपनी सब स्टेशन होगी। अब यहाँ पर ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब सर्विसमैन और नॉमिनल वोल्टेज समझ, अब क्योंकि ये सिस्टम का वोल्टेज है, अब यहाँ पे सिस्टम है एक्चुअल में, ये 220 या 140 का जो सिस्टम होगा, कोई ना कोई सब स्टेशन बनी होगी। अच्छा, ये सब स्टेशन वैसे भी हम मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगा इंशाल्लाह, अभी अगले में हम आएंगे लेक्चर में। तो अभी नॉमिनल वोल्टेज का आइडिया होगा, इसको हम नॉमिनल वोल्टेज एक सिस्टम, एक है जिसका सिस्टम बना हुआ है। फिर सर्विस में जो मीटर के एंड तक आपके पास जो आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी के इलेक्ट्रिक की, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपके पास इक्विपमेंट है, जिसको हम जो इक्विपमेंट का एक्चुअल वोल्टेज जिस पे इक्विपमेंट डिजाइन किया गया है, वो है रेटेड वोल्टेज, जिसको हम कह रहे हैं। जिस तरह मोबाइल का चार्जर है 5 वोल्ट पे, या आपके पास फ्रिज का है, या सो ऑन जितने सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उनके जो जिस पे इक्विपमेंट चलता है उसको हम कहते हैं, जिस पे इक्विपमेंट वो ऑप्टिमम परफॉर्म करता है, उसको हम कहते हैं रेटेड वोल्टेज, ठीक है। और ये मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। अच्छा, जो अब आपके पास जो एक्चुअली आएगा वो है फैसिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो आपका घर है उसमें यूटिलाइजेशन, जो सॉकेट पे जो वोल्टेज आ रहा है, वो वोल्टेज आपका जो है वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैसिलिटी की। अच्छा, ये क्यों थोड़े से ऐसे लग रहे हैं कि ये सारी चीजें ना सेम सेम है, मगर ऐसे नहीं है। अब देखें, फॉर सपोज मैं थोड़ा सा इसको इस तरह समझाऊं। फॉर सपोज ये आपका जो है 220 का सिस्टम था, और इसने अपने हिसाब से ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए यहाँ से 230 आप तक इसने आपके पास एक नॉमिनल वोल्टेज से किया, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मिसाल 220 हो गया, ठीक है, क्योंकि इसकी लाइन्स वगैरह में ड्रॉप होता है वोल्टेज। अब यहाँ पे पहुंचा, तो अब यहाँ पे आपके पास इक्विपमेंट था जो कि माइनस, या समझो कि 35 वोल्ट पे फॉर सपोज ऑपरेट करता है, ठीक है। तो ये इसका रेटेड इक्विपमेंट था, और तो यहाँ पर जो इस इक्विपमेंट को प्रोवाइड करना है सॉकेट के थ्रू, वो आपका काम है 35 तक, ठीक है। जिस तरह फिर हम कोई ना कोई कन्वर्टर वगैरह या कुछ चीज़ें लगाते हैं। तो आई होप कि सारा आइडिया क्लियर होगा वो। अच्छा, अब ये जो आपके सामने, मतलब ये चीजें सारी क्लियर हो गई, कौन कौन से वोल्टेज किसको क्या क्या क्या। अब अब ये जो ना सर्विस प्रोवाइडर और आपके पास जो कंज्यूमर है, इन दोनों के दरमियान जो वोल्टेज वगैरह की समझो कि जो खरीदो फरोख्त होती है, और उसमें जो एक एक क्या कहते हैं कि एक एग्रीमेंट जिसको क्या कहते हैं होती है, वो म्यूचुअली एग्रीमेंट ऑन सम स्टैंडर्ड। वो सम स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि भाई सप्लायर को एक
230 देना है, अब फॉर सपोज या 220 देना है, मगर अब उसकी जो जनरेशन वगैरह में कभी कभार कोई इशू होते हैं, क्योंकि 24 घंटे अगर उसको प्रोवाइड करने हैं तो उसमें सम मोर और लेस इशू हो सकते हैं। तो उसको फिर कोई ना कोई स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए कुछ इसको भी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि हमेशा 220 अगर ना भी हो तो कितना कम या ज़्यादा ये कर सकता है, ठीक है? तो वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को जो है हम जो देखेंगे वो कोई ना कोई स्टैंडर्ड्स हैं जिस पे ये दोनों एग्री होते हैं। यहाँ पे दोनों का मतलब है हमेशा कंज्यूमर और आपके पास इसके दरमियान एक स्टैंडर्ड होता है कि भाई ये 5% से या कम या ज़्यादा ना हो, अदरवाइज उसके इक्विपमेंट जल सकते हैं। तो इस वजह से जो आपके पास एक स्टैंडर्ड्स होते हैं। अच्छा, वो स्टैंडर्ड्स है ना, वो कौन-कौन से हैं? यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में जो यूनियन के स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें जो वोल्टेज टॉलरेंस की जो परमिटेड डिपेंड अपॉन द prevailing standard in use. Today there are European standards IEC 600341 and IEC 6038 and the American NSI CH3। ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो ये बताते हैं कि भाई आपके पास कितनी एक जो वोल्टेज को फ्लक्चुएट होने की रेंज है, एक्सेप्टेबल है। जैसे कि जैसा हमारे घरों में ऐसे नहीं है कि आप कभी 1 सेकंड के लिए 160 आ रहा है, फिर 10 सेकंड के लिए 240 आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मगर बिल्कुल हर वक़्त 220 में थोड़ी बहुत तो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर के पास भी एक रेंज हो कि वो उसमें थोड़ा-सा, क्योंकि जब लोड ज़्यादा होता है, तो उसमें फिर करंट ज़्यादा कंज़्यूम हो रहा है, तो समहाउ उसमें ड्रॉपिंग वगैरह होती रहती है। तो उसकी एक एक्सेप्टेबल लेवल है, तो वो ये स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो पहले जो है इन यूरोपियन स्टैंडर्ड में 230 या 400 सिस्टम की जो टॉलरेंस है, वो है ±10% ऑफ एन इक्विपमेंट इन जनरल एंड ±5, ठीक है? और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनके लिए ±5% और जो जनरल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए ±10%, ठीक है? ये एक्सेप्टेबल लेवल है इनके यूरोपियन के स्टैंडर्ड्स में। ठीक, इस स्टैंडर्ड में जो आपको, ठीक है? तो उसको थोड़ा-सा नीचे डिफाइन किया है, ±10% का मतलब क्या हो गया कि आपके पास मिसाल तौर अगर 10% हो, तो ये आप जो नॉर्मल सिस्टम है 230 वाले में वो 253 तक भी हो सकता है और 440 तक, और मिनिमम 207 वोल्ट और 360 वोल्ट फॉर 3 फेज, ठीक है? तो ये हो सकता है। मतलब ये है कि भाई 230 है ना स्टैंडर्ड, वो मिनिमम से मिनिमम 206 भी हो सकता है और मैक्सिमम 253 253 भी हो सकता है। और एज पर द यूरोपियन स्टैंडर्ड दिस दीज स्टैंडर्ड्स जनरल इक्विपमेंट के लिए ये एक टॉलरेंस होनी चाहिए, इतना वो इक्विपमेंट की बियर कर सकता हो। अगर 207 भी हो या 253 भी आ जाए तो वो आपका इक्विपमेंट उस पे परफॉर्म अपनी नॉर्मल वैल्यू पे कर रहा हो, ठीक है? तो ये इस तरह के स्टैंडर्ड्स हैं जिनके अपने वो बनाए हुए थे। अब इसको हम थोड़ा-सा और ना मज़ीद उस पे डिटेल में देखते हैं। सपोज़ करें सब स्टेशन पे आपके पास जो वोल्टेज निकलता है 200 या जो मैक्सिमम अलोवेबल वोल्टेज है, जो लिखा हुआ है ना, अलोवेबल मतलब जिस तरह हमारे पास यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से सिंगल फेज के लिए 253 वोल्टेज फॉर सपोज़ है। वहाँ से सब स्टेशन से निकला, जब सब स्टेशन निकलता है, आगे जाता है आपके पास प्राइमरी फीडर से, तो वहाँ तक थोड़ा बहुत वोल्टेज ड्रॉप हुआ। फिर जब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आया तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में भी उसकी अपने लॉसेस होते हैं थोड़े बहुत, तो उससे उधर ड्रॉप हुआ। फिर जब सेकेंडरी फीडर पे आया फिर उधर थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ। मतलब आप समझो कि आपके पास मीटर तक आ गया, या सेकेंडरी फीडर से मीटर तक थोड़ा ड्रॉप हुआ, फिर मीटर से आपके पास डायरेक्ट इक्विपमेंट तक आया, तो यहाँ वहाँ तक थोड़ा ड्रॉप आया। अब यहाँ पर रिसीविंग एंड आ गई, मतलब सेंडिंग से लेके रिसीविंग एंड तक इस तरह मुख्तलिफ स्टेज से गुजरता है, तो थोड़ा बहुत ड्रॉप होते होते एक रिसीविंग एंड पे मिनिमम अलाउबल वोल्टेज जो है ना
वहां तक। अब इससे ज्यादा कम होगा तो उसका मतलब है रिसीविंग एंड साइड पे वो आपका इक्विपमेंट प्रॉपर ऑपरेट नहीं करेगा। तो एक ये जनरल डायग्राम है कि किस लेवल्स पे किस तरह एक वोल्टेज का ड्रॉप होता हुआ आपके पास सेंडर से लेके रिसीविंग एंड तक वोल्टेज आता है, ठीक, ड्रॉप होता है। तो ये आपके पास अलोवेबल रेंज हो गई, जो कि मतलब मिनिमम और मैक्सिमम। और इसमें आपको ट्रांसमिट से लेके रिसीविंग एंड तक ये काम करना है। इस रेंज से आप आउट चले गए तो आपके पास यहाँ पर तो पाकिस्तान में तो नहीं है, शायद हो लॉ वगैरह तो होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे याद नहीं है। मगर फिर वो बाय पेनल्टी वगैरह लगती हैं इन चीज़ों की, ठीक है। तो आई होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ट्रांसमिटिंग या रिसीविंग से लेके रिसीविंग एंड तक एक डिफरेंट स्टेजेस पे जो वोल्टेज ड्रॉप्स आते हैं, तो इनको हमने देख लिया कि कौन कौन से वोल्टेज क्या होते हैं। अब सवाल पैदा यहाँ पे होता है कि भाई ये वोल्टेज जो है ना, फिर हमें यहाँ से फिर कॉन्सेप्ट आता है आपके पास वोल्टेज ड्रॉप का, जो मैक्सिमम आपके पास जहाँ से ट्रांसमिट हुआ और रिसीविंग तक जो इसको चेंज को हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। और जब वोल्टेज ड्रॉप होता है तो मतलब इससे हमें फिर रेगुलराइजेशन का पता चलता है। रेगुलराइजेशन का मतलब क्या है कि आपके पास ऑन एवरेज कितना परसेंटेज जो एक रेटेड वोल्टेज है उससे कम या ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अब हम उसको देखते हैं अच्छा, फिर सवाल यहाँ पे ये भी होता है कि वाई डू वी नीड टू कैलकुलेट दी वोल्टेज ड्रॉप एक्शन पे जा। उसके फिर डिफरेंट रीजंस हैं, मगर एक दो रीजन में आपको बता दूं कि एक तो ये कि 1% ये सपोज किया कि 1% ड्रॉप कैन लीड टू रिडक्शन इन टंगस्टन लैम्प एल्यूमिनेशन बाय 3%। मतलब ये हुआ कि अगर फॉर सपोज आप घर में एक टंगस्टन बल्ब यूज कर रहे हैं तो उसके 1% वोल्टेज ड्रॉप से 3% उसकी जो रोशनी है वो कम हो जाती है। तो एक हिसाब से ये भी गलत है, जिस तरह डिम लाइट में अक्सर होता है, बल्ब से ही पता चलता है कि भाई लाइट डिम है, क्योंकि बहुत रोशनी कम हो जाती है उसकी। अच्छा, दूसरा ये होता है कि जो इक्विपमेंट चल रहे होते हैं, मिसाल तौर आपके पास 220 पे जो इक्विपमेंट चल रहा है जो कि 1000 वाट लेता है, जिस तरह हमारे पास घरों में इस्त्री लगी हुई हो, 1000 वाट ले रहे हैं। 1000 वाट में 220 ये हो गया और बाकी जो है ना करंट होगा। अगर क्योंकि जो पावर का फॉर्मूला है वो P इज इक्वल टू बी आई है, ठीक है। अब ये 220 है, बाकी जो होगा वो करंट होगा। अगर ये 220 वोल्टेज कम हो गया, मिसाल 100 हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है 1000 के बराबर करने के लिए आपके पास करंट ज़्यादा यूज होगा। तो ये सबसे बड़ा इसका दूसरा नुकसान है कि जब आपके पास इक्विपमेंट जो पावर होते हैं ना, क्योंकि जो इक्विपमेंट जिसको जितना पावर रेटेड भी बना होता है ना वो उतना कंज्यूम करता है। फिर फिर अगर वोल्टेज कम हो जाता है तो वो करंट ज़्यादा लेता है, और करंट ज़्यादा जो है ना यही सबसे बड़ा इशू है। ज़्यादा करंट जो होता है वो क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट करता है, और हीट जनरेशन से फिर आपके इक्विपमेंट ना बर्न आउट हो जाते हैं या फेल सिस्टम होना शुरू हो जाते हैं। तो यही सबसे बड़ा इशू होता है कि आपके पास हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप जो होते हैं ना वो कितने होते हैं, और ये कैलकुलेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिस तरह घरों में ना लाइट डिम होती है कि हम कहते हैं कि भाई जो मोटर वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं उनको बंद कर दो, या वैसे ही जनरली कहा जाता है चीज़ें बंद कर दो अदरवाइज जल जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो जो होते हैं जिस पावर पावर रेटेड जो होता है वो उतना ही पावर लेते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए। अब वोल्टेज अगर कम हो जाता है तो वो फिर करंट ज़्यादा कंज्यूम करना, और जब करंट कम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि फिर वो रेजिस्टेंस होती है, और रेजिस्टेंस जब ज़्यादा करंट कंज्यूम होगा मीन्स ड्रा करेंगे तो रेजिस्टेंस की वजह से वहाँ पर हीट लॉसेस ज़्यादा होंगे। हीट लॉसेस का मतलब है कि फिर आपका सिस्टम काफ़ी जो है ना बर्न आउट हो जाएगा, सिस्टम फेलियर हो जाएगा। तो जितना परसेंट मतलब आपके पास वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना परसेंट इंक्रीज होगा करंट में। तो ये सिंपल सी जो रीजन है जो आप लोगों के आई होप क्लियर हो गए होंगे कि है क्या चीज। अच्छा, अभी तक इसमें तो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट के व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप, how it is being done, and what are the different other things that we have been uh,
we have learned in this lecture the terms associated with the voltage drop. एक्चुअल में ये वैसे वोल्ट ऐसे ये चीज़ें हैं जो हम ना नॉर्मली चीज़ें सुने, रेटेड पावर सर्विस, जिस तरह आप लोगों ने सुना ही होगा कि मीटर की जो लाइन होती है वो उसको कहते हैं कि ये जो है ना ये मेन सर्विस लाइन है, तो उसको सर्विस वोल्टेज है उसको कहते हैं। ठीक है, रेटेड वोल्टेज जिसपे इक्विपमेंट बनी हुई, तो ये चीज़ें जो है आप वैसी चीज़ें देख रहे होते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड दे टू बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप लोगों को इस चीज़ों का आइडिया होना चाहिए एक कॉमन पर्सन से ज़्यादा कि ये क्या चीज़ है, इसको क्या मतलब है, और इसी तरीके से एक डिम लाइट का क्या इम्पैक्ट होता है, उसके जो टेक्निकलिटीज क्या होती हैं कि उसका किस तरह बर्न अप होता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गया। अच्छा, जब ये चीज़ें क्लियर हैं और ये आपके पास हो गया, सो अब नेक्स्ट स्टेज है हमारा, हम किसी एग्जाम्पल्स को इसको देखें कि ये क्या चीज़ है। तो मैं अभी आपको इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। ओके, अभी तक इसमें किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ ले, अदरवाइज फिर मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूँ। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा कि ये है क्या चीज़। ठीक है, ओके, तो अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है हमारा, एग्जाम्पल ये है कि एक हमारे पास एक रेडियल सिस्टम जिसमें हम पढ़ कर आए ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है डिफरेंट टाइप्स के, रेडियल, रिंग मैन, और हमारे पास जो सर्विस में जो 3-4 टाइप्स के सिस्टम पढ़ कर आए हैं। तो रेडियल में हमारे पास क्या है कि समझो कि ये आपकी मेन ट्रांसमिशन लाइन है बहुत बड़ी, जिससे फिर आपने एक और जो फीडर निकाला है, अब उससे फिर डिफरेंट लोड्स कनेक्टेड हैं। एक लोड कनेक्टेड फॉर सपोज था 1.5 किलोमीटर पे, दूसरा थोड़ा से आगे 1.8 किलोमीटर पे, तीसरा उसके 2 किलोमीटर के, मतलब टोटल 500 मीटर की रेंज में तीन उसके डिफरेंट लोड्स की टेपिंग्स हुई हुई हैं। ये उसमें पूरा क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा, कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप एंड परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन एट ट्रेल एंड, ट्रेल मतलब ये फाइनल एंड जो एंड है इस पे, ऑफ द 11 केवी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये 11 केवी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हमारे पास है। इस सिस्टम है ए सी आर डी ओ जी कंडक्टर। अच्छा, ये एक कंडक्टर का टाइप है, ठीक है, जिसकी जो स्टैंडर्ड्स वगैरह लिखे हुए हैं, क्योंकि केबल्स वगैरह में हमारे पूरे लेक्चर्स हैं, इस पर मैं आपको पूरा बताऊंगा कि केबल्स के टाइप क्या होती हैं, किस तरह कैलकुलेशन होती है, क्या चीज़ें होती हैं, तो उसमें हम ये सारे टाइप पढ़ेंगे। अब तक के लिए समझ लेंगे एक समझो एक कंडक्टर है। अच्छा, उस करंट कंडक्टर की जो कैपेसिटी है ना, करंट कैपेसिटी वो 205 एम्पियर है, और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 0.2733 ओम पर किलोमीटर है। अच्छा, ये बस पॉइंट ध्यान में रखिएगा, पर किलोमीटर है, मतलब ये टोटल कंडक्टर कितना है, 2 किलोमीटर का, और ये 1 किलोमीटर में उसकी जो रेंजिंग है। इसका मतलब यूं हो गया कि अगर आप फॉर सपोज यहाँ से लेके मल्टीमीटर लगाएं, यहाँ पे एक टर्मिनल लगाएं और दूसरा मल्टीमीटर का 1 किलोमीटर में सपोज कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे टर्मिनल लगाएं, तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो ये होगी। अगर हम 2 किलोमीटर पे हम देखेंगे तो फिर ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी ये डबल हो जाएगी, और 3 पे 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये था। अच्छा, ये उसकी रिएक्टेंस 0 है, 0 ओम है थोड़ा सा। ठीक है, परमिसिबल लिमिट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन एट ट्रेल एंड इज 5%। मतलब आपके पास जो यहाँ पर वोल्टेज की जो अलोवेबल है अप एंड डाउन, वो ±5% है यहाँ पर। बस ये ध्यान में रखेंगे फाइनल एंड पे, तो उसका मतलब है यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ तक यहाँ पे वैसी वोल्टेज पहुँचने में आपके पास वैसे ही ड्रॉप होता है,
और उधर भी अगर -5% हो रहा है तो वोल्टेज यहाँ पर और भी ज़्यादा होगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। अच्छा, क्योंकि पावर पावर फैक्टर जो है वो हमारे पास 0.8 है। ये पूरी डेटा दी हुई है, नीचे उसको पूरा आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक समझाया हुआ है कि ये चीज़। तो अब इसको हमें निकालना है वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो फिर हम इसको निकालते हैं वोल्टेज ड्रॉप।